बल्लभगढ़ राज्य में राजा अशोका अपनी रानी करुणामती के साथ रहते थे। राजा अशोका को जल्द ही संतान की खुशखबरी मिलने वाली थी, क्योंकि रानी करुणामती गर्भवती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। रानी करुणामती की काफी देखभाल की जा रही थी। एक रोज देर शाम राजा अशोका को रानी दासी आकर बताती है कि रानी को दर्द शुरू हो गया है। जी दासी, जाइए रानी के पास रहिए और आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुरंत बताइएगा। महाराज, एक बहुत ही बुरी खबर के साथ आई हूँ मैं। क्या हुआ रानी दासी? बच्चा ठीक तो है ना? और रानी करुणामती? जी महाराज, बच्चा एकदम स्वस्थ है और आपके इस राजमहल में राजकुमारी ने जन्म लिया है। हे प्रभु, लाख लाख शुक्र है। लेकिन बुरी खबर क्या? बोलो, ये तो बताओ मुझे दासी। बुरी खबर ये है महाराज कि राजकुमारी को जन्म देते ही रानी करुणामती ने दम तोड़ दिया। अब वो हमारे बीच नहीं रही। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक तरफ खुशी तो एक तरफ दुखों का पहाड़। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ है? राजा अशोका के लिए ये समय बेहद दुखों से भरा था, लेकिन अपनी बेटी यानी राजकुमारी को देख राजा खुद को संभाल रहा था। अब महाराज मंत्री से कहकर राजकुमारी के नामकरण के लिए महर्षि को बुलाते हैं। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपको यहाँ अपनी राजकुमारी के नामकरण और उनकी कुंडली देखने के लिए बुलाया है। जी महाराज, मैं अभी आपकी राजकुमारी का नामकरण और उनकी कुंडली देखता हूँ। क्या बात है महर्षि जी, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कोई परेशानी है राजकुमारी पर? बहुत चिंता का विषय है महाराज। राजकुमारी के ऊपर चंद्र दोष है, जिस वजह से इनके जन्म के साथ ही रानी जी का देहांत हो गया। और जिस दिन रानी करुणामती का देहांत हुआ था, उस दिन चंद्र ग्रहण था। महर्षि जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला एक नन्ही सी जान में ये सब कैसे हो सकता है? बल्कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। महाराज, मैंने आपको बता दिया जो राजकुमारी जी की कुंडली में था। बाकी इनकी कुंडली के मुताबिक इनका नाम अयुक्ता सही रहेगा। तो ठीक है महर्षि जी, मैं अपनी राजकुमारी का नाम अयुक्ता रखता हूँ। ठीक है महाराज, आप मुझे अब आज्ञा दीजिए। मैं अभी चलता हूँ। और हाँ, आने वाले समय आपके लिए बहुत बड़े तूफान ला सकते हैं। राजकुमारी के दोष के कारण आपके जीवन में बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसका एक ही उपाय है, आप इन्हें खुद से दूर रखिए। राजा अशोका को कुंडली दोष, चंद्र दोष, किसी भी दोष पर विश्वास ही नहीं था। उनका मानना था कि सबके अपने कर्म होते हैं। एक रोज राजा अशोका अपनी राजकुमारी के साथ अपने ही फूलों के बगीचे में घूम रहे होते हैं। पिताजी, ये फूल कितने सुंदर हैं। मुझे ये फूल चाहिए पिताजी। जी, जैसा मेरी राजकुमारी कहे, मैं अभी तोड़ देता हूँ आपके लिए ये फूल। ये फूलों का बगीचा बहुत सुंदर है। अब से मैं यहाँ रोज फूल तोड़ने आया करूँगी। अब अगले रोज राजकुमारी सुबह उठकर फिर से महाराज के फूलों के बगीचे में जाने की जिद कर रही थी। तभी राजा के पास दासी का आना होता है। महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना देनी थी। अरे क्या बात है दासी, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? कोई बात है क्या? सब ठीक तो है ना? महाराज, जिस बगीचे में राजकुमारी जी जाने की जिद कर रही थी, उस बगीचे के सारे फूलों से हरे भरे पौधे सूख चुके हैं। फूल मुरझा मुरझा कर गिर रहे हैं। किसकी इतनी मजाल हुई जिसने फूलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? कहीं ये सब राजकुमारी को हानि पहुंचाने की तो साजिश नहीं? मंत्री जी, पता लगाया जाए बगीचे के सारे फूल कैसे मुरझा गए। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई तो जरूर है जिसने ये सब किया है। राजकुमारी जी ने कल ही फूलों को तोड़ने का जिक्र किया और आज? राजा के कहने पर फूलों के मुरझाने का कारण पता लगाया जाता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। इधर मंत्री अपने मन में, बेशक से महाराज राजकुमारी को मनहूस माने या नहीं, लेकिन राजकुमारी जी सच में ही मनहूस है। जन्म लेते ही रानी को खा गई, और जब भी किसी चीज को हाथ लगा दे या उसकी तरफ नजर डाल दे, उसके बाद तो उसके साथ बुरा होना निश्चित ही है। समय बीत रहा था। राजकुमारी भी बड़ी हो रही थी, लेकिन राजकुमारी पर जैसा कि चंद्र दोष था, उसके बारे में हर किसी को पता था। लेकिन राजा अपनी राजकुमारी को कभी भी मनहूस
या किसी दोष से नहीं जोड़ता था। एक रोज राजकुमारी की इच्छा आम खाने की होती है। अरे ये तो बहुत ही ताजे फल हैं। अब मुझे यहाँ से रोज ही फल खाने हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं राजकुमारी जी, जब ये आम का पेड़ रहेगा तभी तो आप खाएंगी। होता भी ऐसा ही है। अगले दिन ही राजमहल में ये खबर मिलती है कि राज्य के बीचों बीच एक बड़ा और सालों पुराना आम का पेड़ सूख गया है, जिससे राजकुमारी भी बहुत आहत होती है। लेकिन तभी मंत्री राजा के पास आता है और राजा से कहता है, महाराज, एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ मैं आज आपके लिए। इस बार हमारे राज्य में धान की फसल बहुत ही अच्छी हुई है, जिससे हमारे अन्न के भंडारों में सालों तक कोई कमी नहीं होने वाली। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस बार हमारे राज्य में फसल अच्छी हुई है। अब फसल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही महाराज तक ये खबर पहुंचती है कि जिस धान की खेत में कल तक वल्लभगढ़ की प्रजा अपने आप का भविष्य देख रही थी, आज वो बारिश की वजह से तबाह हो गई है। कहीं महर्षि जी की बात सच तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी घटनाएं छोटी नहीं हैं और इनका राजकुमारी जी से क्या ही लेना देना हो सकता है। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ राजकुमारी जी के विषय में? कहिए मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, ये सब जो भी हो रहा है उसमें राजकुमारी जी के दोष का असर तो नहीं? मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन ये घटनाएं छोटी भी तो नहीं है मंत्री जी। हम इसका सारा दोष राजकुमारी जी पर कैसे डाल सकते हैं? ऐसा कीजिए, आप जल्द से जल्द महर्षि जी को बुलवाइए। राजा के कहने पर महर्षि जी को बुलाया जाता है और उन्हें सारी बात बताई जाती है और इसका उपाय महाराज महर्षि से जानना चाहते हैं। देखिए महाराज, जो मैंने पहले कहा था कि राजकुमारी पे चंद्र दोष है, वो मैं अभी भी कहूँगा। और अगर इनका उपाय जल्द से जल्द नहीं किया गया तो ये बढ़ता जाएगा और समय ऐसा भी आएगा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं अपनी इकलौती बेटी यानी कि इस राज्य की राजकुमारी आयुक्ता को खुद से दूर करूं? नहीं महर्षि जी, ये मुझसे नहीं हो सकता। महाराज, ये कुछ ही समय के लिए है। इस दोष के खत्म होते ही इन्हें वापस लाया जाएगा महल में। ये मेरे लिए बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। पिताजी ने मेरी वजह से बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन अब और नहीं। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैं कुछ भी अच्छा बोलती या करने की कोशिश करती हूँ तो वो सब खराब हो जाता है। कुछ अच्छा नहीं होता मेरे साथ। सब यही कहते हैं कि मैं हूँ ही मनहूस, मेरी किस्मत ही खराब है। इतना बोलकर राजकुमारी आयुक्ता राजमहल से निकल पड़ती है और जंगल की तरफ जाने का रास्ता चुनती है। कुछ देर बाद राजा को सूचना मिलती है कि राजकुमारी राजमहल में नहीं है, तो वो अपने सैनिक भिजवाते हैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए। इधर राजकुमारी जंगल के बीचों बीच पहुंच चुकी थी और बहुत उदास थी। अरे ये पक्षी तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। राजकुमारी जैसे ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है, वो घायल पक्षी परी के रूप में बदल जाता है। क्या तुम एक परी हो, जैसा हम कहानियों में सुनते हैं? हाँ, मैं परी हूँ और परी लोक से धरती लोक के भ्रमण पर आई थी, क्योंकि मुझे श्राप मिला था, जिस कारण मैं एक पक्षी के रूप में यहाँ भटक रही थी। और मैं श्राप मुक्त तभी हो सकती थी जब कोई इंसान मुझे पानी पिलाता। लेकिन मैंने तो आज तक जिस किसी की भी मदद करनी चाहिए वो गलत ही हो जाता है, लेकिन पहली बार मेरी वजह से किसी को जीवन मिला है। राजकुमारी जी, मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। मुझ में आपके इस चंद्र दोष को हटाने की शक्ति है और आपने मेरी मदद की। अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रही हैं? आप मेरे दोष को हटा सकती हैं? लो राजकुमारी जी, अब से आप जो भी करोगी उसका कोई उल्टा असर नहीं होगा, क्योंकि चंद्र दोष अब आपसे दूर हो चुका है। इतना कहकर परी तो चली जाती है, लेकिन राजकुमारी राजमहल की तरफ बढ़ती है कई सवालों के साथ। तभी रास्ते में उन्हें वही सूखा हुआ आम का पेड़ मिलता है, जो उनके आम तोड़ने के बाद ही सूख गया था। परी ने तो कहा था अब मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो क्या ये आम का पेड़ पहले जैसा हो जाएगा? सच में अब मेरी वजह से किसी को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। कहाँ चली गई थी राजकुमारी आयुक्ता आप? आपको पता भी है मैं कितना डर गया था। अब राजकुमारी अपने पिता राजा अशोक को सारी बात बताती है
और राजा भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद राजकुमारी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं होती जो उन पर सवाल उठाए।